हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे आप लोग का जो 1 मार्च को, जी हाँ मेरे दोस्त, यूपी बोर्ड क्लास 10 के बच्चों का जो 1 मार्च को गणित का पेपर होने वाला है, उसका आप लोग देख सकते हो। ये एक पेपर सेट है, इसको हम लोग पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। आप सब लोग जानते हो कि 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 70 मार्क का आप लोग का पेपर होगा और शुरू में 20 मार्क के 20 ओएमआर वाले बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो चलो सबसे पहले जो ओएमआर वाले बहुविकल्पीय प्रश्न है खंड अ के अंतर्गत, उनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग खंड ब में चलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो और एक काफी बड़ा सरप्राइज है आप सबके लिए। आप वीडियो देखते रहो, पहले ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। देखो यहाँ पे त्रिघात बहुपद बोल रहा है, तो त्रिघात बोल रहा है मतलब जिसकी मैक्सिमम घात 3 हो। तो त्रिघात बहुपद के शून्यक यानी उसको हल करने पे जो उसके x के मान आते हैं, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हो जाएंगे। अगर वही द्विघात बहुपद बोलता तो उसके 2 शून्यक होंगे। और आपका द्विघात समीकरण का भी पूछ देता है कि एक द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होंगे। तो द्विघात समीकरण जहां द्विघात आ गया 2 और त्रिघात आ गया तो वहां 3। सिंपल। तो यहाँ पे 3 आया है तो 3 सिंपल। चलो सेकेंड प्रश्न क्या है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 140 का हमें गुणनखंड बताना है, इसमें से क्या होगा। तो आप सिंपल जैसे निकालते हो वैसे निकाल सकते हो। बाकी 140 है तो इसको मैं 14 गुणे 10 लिख सकता हूँ। 10 को हम लोग 2 गुणे 5, 2 5 10, और 14 को 2 7 14, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी हम लोग 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। कहाँ आपका है 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो हम लोग के ये 2 क्वेश्चन हो गए। और देखो यहाँ रेड पेन से लिख रहा हूँ, तो कितने लोग कमेंट करोगे भैया रेड पेन से आप क्यों लिख रहे हो। भाई मैं बोर्ड एग्जाम में थोड़े लिख रहा हूँ, यहाँ पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो किसी भी पेन से लिखो कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में रेड पेन का बिल्कुल यूज नहीं करना है। ठीक, ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलो आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले देखो कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा यहाँ। 1 मिनट हम लोग का जो 24 फरवरी को हिंदी का पेपर हुआ था, उसमें बच्चों का ये रिव्यू देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये एक बच्चे ने ये आप देख सकते हो पेपर देकर आया था, तो ये मैसेज किया था, हाय सर 2:47 पर कल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैसेज किया है आगे, तो ये हम लोग ऑटोमेटिकली जो ये ऐप का लिंक चला जाता है ये चला गया है। उसने क्या मैसेज किया था कि सर मेरा पेपर बहुत बढ़िया गया। मेरा बीसी कोड था। ओके, मतलब इस लड़के का बीसी कोड था आई थिंक, मतलब हिंदी में। मैं नवंबर से आपका वीडियो देखता था। ठीक है, मैंने अंतिम बैच भी लिया था, मज़ा आ गया लॉन्ग वाला, तो सब उसमें से ही आया था। ओके, ये अंतिम बैच क्या है इसके बारे में भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। आगे बोला कि एमसीक्यू 3 नहीं हो पाया। ठीक, मतलब 3 एमसीक्यू नहीं हो पाया, फिर भी मेरा कैसे भी 65 मार्क आ जाएंगे। ओके, मतलब बोल रहा है कि 65 मार्क तो आ ही जाएंगे। ठीक, मतलब उस लड़के के 7 से 65 मार्क आ जाएंगे, एक तरह से बोला जा रहा है। अब मैथ के भी पेपर अंतिम बैच में डाल देना। ठीक, चलो यहाँ पे देखो इस बच्चे ने ये रिव्यू दिया था, पढ़ा था हमसे, और अंतिम बैच में हमने काफ़ी सारी पीडीएफ दी थी। लाइक ये भी पेपर सेट है ना, इसका इस वीडियो के बाद आई थिंक डाल दिया हूँ, मुझे याद नहीं है कि डाला हूँ कि नहीं डाला हूँ। इस वीडियो को शूट करने के बाद मैं देख लूँगा, इसका मतलब पीडीएफ नहीं डाला हूँ तो डाल दूंगा। और पीडीएफ केवल पेपर का नहीं, सॉल्यूशन के साथ, जी हाँ मेरे दोस्त, सॉल्यूशन के साथ पूरा पूरा इसका पीडीएफ वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सातों कोड का एकदम सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तो आप जरूर अंतिम बैच ज्वाइन करना। अंतिम बैच भाई काफ़ी कम प्राइस है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मात्र 30 रुपये, आपको 30 रुपये देने हैं। ठीक है, और आपको पूरा का पूरा पेपर सेट सभी का सभी मिल जाएगा। अब कैसे ज्वाइन करना है, तो देखो इसके लिए हमारी एक ये ऐप है। ऐप का नाम है UPMSP स्टडी। ठीक है, ये UPMSP स्टडी ऐप का नाम है। आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आ जाएगी, आप इंस्टॉल कर लेना। रजिस्टर कर कर आओगे तो कुछ ऐसा सीन दिखेगा आपको होम स्क्रीन पे आपके फ़ोन में। तो यहाँ सबसे पहले पेड कोर्सेज में आओगे ना, इस पर क्लिक करना है आपको। पेड कोर्सेज पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ अंतिम बैच क्लास 10th यहाँ पे दिख जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। अंतिम बैच क्लास 10th पे क्लिक करोगे, आपको अपने फ़ोन में ही करना है। आपका क्वेश्चन हो कि भैया दूसरे से पेमेंट कराना हो तो अभी बताऊंगा। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद क्लिक करते ही आपको क्या होगा कि कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, और नीचे ये बाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा। अब बाई नाउ पर क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे एक पेमेंट मतलब पे ऑनलाइन, ठीक है, और यहाँ QR
स्कैन। तो अगर आपके फ़ोन में पेटीएम ओटीएम है तो यहाँ पे ऑनलाइन पे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो अगर किसी दूसरे फ़ोन से भैया से या किसी कैफ़े वैफ़े से कराना है तो अपने ही फ़ोन में ये क्यूआर स्कैन, मतलब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में ही एक क्यूआर कोड आ जाएगा। किसी भी दूसरे मोबाइल से स्कैन कराओगे जैसे ही तो आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा ये बैच, और बैच में सारी पीडीएफ या जो भी चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी। तो ये ज़रूर ज्वाइन करना। प्राइस क्या है भाई, 30 रुपये क्या है, आप भी समझ सकते हो। चलो, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हम लोग का। आगे मैं कराता हूँ। पहला दूसरा हो गया, तीसरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट इधर मैं आ जाता हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध। भाई 5वीं कक्षा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखो ये सी वाला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, बिल्कुल राइट हो जाएगा ये सी वाला। ठीक है, चलो आगे चलें, रुक जाओ थोड़ा 1 मिनट। ओके, चलो उसके बाद हम लोग का ये 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, और यहाँ पे देखो -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। ओके, इसके युग्म का क्या हल होगा, अद्वितीय यानी अनेक हल होगा, 2 होगा अपरिमित रूप से। अच्छा, अद्वितीय मीन्स मैं अनेक बोल दिया, अद्वितीय मीन्स केवल एक, इसका मतलब होता है केवल एक। ठीक है, और 2 मतलब जानते ही हो, अपरिमित रूप से अनेक मतलब अनेक हल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो ये आपका जो कंडीशन है रैखिक समीकरण का 3 थे, उस पे हम लोग इसको फॉलो कराएंगे। देखो 3 कंडीशन क्या है, तीनों को मैं डिटेल्ड में बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि तीनों की तीनों कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है यार, ये धुंधला टाइप का क्यों हो रहा है, सॉरी। ओके, चलो, थोड़ा कैमरे की सेटिंग गड़बड़ हो गई थी, मैंने सीधा कर दिया। चलो यहाँ पे तो हम लोग का ये इसके 3 कंडीशन होते हैं। जैसे आपका पहला कंडीशन क्या होता है कि अगर A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 हो, यानी A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो, तो इस स्थिति में एक हल आता है, एक हल आता है। और रेखा के रूप में देखा जाए, यानी रेखा के समीकरण में, तो यहाँ रेखाएं एक दूसरे को एक बार कट करती हैं। ठीक है, ये पहला कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 के, और यही बराबर आ जाए C1/C2 के, तो इस स्थिति में क्या होता है कि अनेक हल आता है, अनेक हल आता है। अनेक हल क्यों, क्योंकि 2 रेखाएं हैं, तो एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा इसके ऊपर ही एकदम जाती है, ओवरलैप होती है। तो भाई इसके ऊपर ही जाती है तो अनेकों बार इसको कट कर रही है या टच कर रही है, तो यहाँ अनेक हल हो जाते हैं। इसके ये अनेक हल होने की कंडीशन है। और थर्ड, एक भी हल ना होने की कंडीशन क्या है कि अगर A1/A2 तो बराबर हो जाए, A1/A2 और B1/B2 आपस में, लेकिन C1/C2 आपस में बराबर ना हो। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि एक भी हल नहीं आता है, और रेखा के रूप में रेखाएं इसमें समानांतर होती है। तो समानांतर होंगी तो कभी भी एक दूसरे को टच या कट नहीं करेंगी, तो वहाँ एक भी हल नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि किस कंडीशन पे ये चीज़ें फॉलो कर रहा है। तो यहाँ 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं दूसरा एक पेज ले लेता हूँ, माफ़ करना, सॉरी। चलो इस पेज पे, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, x का गुणांक हम लोग का, ये हम लोग का A1 हो गया। ठीक है, ये y का गुणांक हम लोग का B1 हो गया, और ये हम लोग का C1 हो गया, और ये हम लोग का A2 हो गया, ये हम लोग का y का गुणांक यहाँ पे ये दूसरी समीकरण का B2, और ये हम लोग का C2। तो A1/A2 यानी x का गुणांक कुछ नहीं, मतलब आगे 1 है, तो 1 और बटे ये देखो -3, तो हम लोग का माइनस इधर आ जाएगा आगे, तो -1/3। अब B1/B2 देखते हैं, तो B हम लोग का क्या है, 2 है, और हम लोग का B2 क्या है, -6, तो माइनस को मैं आगे ले लेता हूँ और बटे 6। ठीक, यानी ये कटेगा तो हम लोग का -1/3, यानी ये हम लोग के दोनों बराबर आ गए, A1/A2 और B1/B2 बराबर आ गए। और C1/C2 देख लेते हैं, हम लोग का C1 क्या है, 5 है, और C2 हम लोग का 1 है, तो 5/1, यानी ये बराबर नहीं है। तो यहाँ देखो A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये कौन सी स्थिति है, ये थर्ड वाली, यानी एक भी हल वाली स्थिति नहीं है। तो यहाँ एक भी हल वाली स्थिति नहीं, तो अपरिमित रूप से अनेक तो हल होंगे नहीं, अद्वितीय यानी एक हल होगा नहीं, 2 हल होगा नहीं, तो एक भी हल नहीं होगा, और एक भी ऑप्शन में नहीं दिया तो उपयुक्त में से कोई नहीं हम लोग चूज करेंगे। तो ये देखो मैंने पूरा का पूरा आपको डिटेल में इसको सॉल्व करा दिया। अब यहाँ किसी भी कंडीशन पे आए आपका किसी भी पेपर सेट में, तो आप कर लोगे। चलो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ। प्रश्न संख्या 4 हो गया।
प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। ये क्या है कि समांतर श्रेणी और हमें दिया है 5 -5 -1 3 7 का सार्वांतर। हमें सार्वांतर क्या होता है कि अगले वाले पद में से पहले वाला पद घटा दो। जैसे हम लोग 4 ये 7 दिए, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है। या कोई भी दो पद ले लो, जैसे हम लोग 3 में से हम लोग -1 घटाएंगे। देखो जैसे 3 में से हम लोग घटाना है क्या, -1, तो ये दो कोष्टक टूटेगा तो माइनस प्लस 3 + 1 नहीं बराबर 4 हो जाएगा, ठीक। तो कोई भी दो पद लेकर मतलब बाद में वाले से पहले वाले घटाओगे तो 4 आएगा, तो ये हम लोग का डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 6 क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविध कर। ओके, ये तो विविध कर d = सीधे फार्मूला पूछ दिया, b² - 4ac होता है d, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विविध कर। ये d = होता है b² - 4ac, तो b² - 4ac सी वाला बिल्कुल ऑप्शन में है हम लोग का राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो प्रश्न संख्या 6 भी क्लियर। प्रश्न संख्या 7 देखें हम लोग, प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। दो बिंदु हमें दिया है 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी, तो दूरी सूत्र, भाई दूरी सूत्र क्या होता है, d = √x2 - x1 होल का वर्ग प्लस y2 - y1 होल का वर्ग, ये होता है। तो देखो बराबर, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहीं पे x2 मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। तो यहाँ पे x2 - x1, तो x2 हम लोग का 4 और x1 2, तो 4 में से 2 गया 2 और 2 का यहाँ पे पूरे का वर्ग तो 4 हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस, और y2 - y1, तो y2 क्या है 1 और y1 हम लोग का 3, तो 1 में से 3 जाएगा, -2 बचेगा, और -2 का वर्ग करेंगे तो वही 4 हो जाएगा, ठीक। तो 4 4 8, रूट में 8, तो भाई 8 क्या होता है, 2 दूना का 4, इसका गुणनखंड करोगे तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 ये होगा, और 2 जोड़ा बनकर 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2√2 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। 2√2 यहाँ पे ये बी वाला हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक। चलो प्रश्न संख्या हम लोग का 7 भी हो गया। प्रश्न संख्या 8 करें। प्रश्न संख्या 8 देख सकते हो, यदि द्विघात समीकरण ये दिया है 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर सेट में ऐसा सवाल आएगा। देखो मूल बराबर हो, अगर मूल बराबर होते हैं तो आप जानते हो विविधकर का मान 0 के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग का विविधकर वाला फार्मूला क्या होता है, जो अभी हमने ऊपर बताया, d = क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। और अगर मूल बराबर होते हैं तो ये d का मान 0 के बराबर होता है, तो ये 0 हो गया बराबर। अब b², तो b इसमें क्या है, तो b ये x का गुणांक, तो ये क्या है, और चिन्ह सहित लेते हैं, -12 है तो -12 का वर्ग, और -12 का वर्ग करेंगे यानी -12 × 12 -12 गुणे -12, ये हम लोग गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 का 2 बार गुणा होता है तो ये 144 होता है, तो ये 144 हो जाएगा। इसके जगह पे -4 ए का मान यहाँ पे x² गुणक a होता है, तो ये 3 और गुणे सी के जगह पे m है तो m हम लोग कर देंगे, ठीक। अब देखो 0 बराबर ये 144 और ये 4 3 12 -m, ठीक है। 144 - 12m। अब देखो ये माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 12m बराबर हम लोग का 144 हो जाएगा, तो m बराबर 144/12, ये कटेगा तो 12 बढ़ जाएगा, यानी m का मान हम लोग का 12 निकल कर आ गया। तो m का मान हमें पूछ रहा था, तो m का मान होगा यहाँ पे, तो m का मान हम लोग का 12 होगा, डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 9 देख लेते हैं। 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हों। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, ठीक है। अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे करा देता हूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे इस प्रकार का कुछ होता है, ठीक है। देखो इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, एक समबाहु त्रिभुज है, ये ABC हमें दिया है, तो ABC मैं लिख लेता हूँ। इसकी भुजाएं 2 है, तो 2a है तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, क्लियर। क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो कह रहे हैं कि उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी, तो भाई शीर्षों से डाला गया लंब शीर्षलंब होता है। जैसे ये हम लोग का शीर्ष होता है, तो शीर्ष से यहाँ इस भुजा पे लंब डाल दूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब। तो लंब डाला गया यानी ये हम लोग का 90 अंश का कोण हो गया, ठीक। अब इस पे डाल दूं तो ये इस भुजा पे लंब हो जाएगा, इस पे डालूं तो इस पे, तो वो सारा शीर्ष लंब बराबर ही होगा। तो एक ही से हम लोग को याद कर लेते हैं, क्योंकि ये इसका हम लोग याद कर लेंगे तो वही बात हुआ। तो इसका हम लोग दूरी कैसे याद करेंगे, इसकी मतलब इसका हमें मान पूछा जा रहा है कि शीर्षलंब की लंबाई होगी, तो इसकी लंबाई कैसे याद करेंगे। तो देखो यहाँ BC ये जो भुजा है समबाहु त्रिभुज की 2a है, पूरा का पूरा 2a है,
ठीक है। और जो शीर्ष लंब होता है ना, सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब आधा आधा आपस में बांटता है। इसका मतलब कि ये पूरा 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक a, तो ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक a हो गया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा 2a, तो ये देखो एक समकोण त्रिभुज ये बन गया यहाँ, ठीक है, जिसमें ये कर्ण हो गया, ठीक है। और ये हम लोग का आधार हो गया a, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आधार, और ये हम लोग का लंब हो गया। तो लंब का मान हमें मालूम करना है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस हम लोग का आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अंडर रूट कर्ण क्या है, 2a, तो 2a का हम लोग का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये कर्ण का स्क्वायर होता है, तो 2a का वर्ग माइनस आधार का स्क्वायर, तो आधार हम लोग का यहाँ से यहाँ तक a है, तो a का वर्ग, ठीक। अब चलो ये दो दूना का 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट में, तो बराबर ये देखो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो 3a स्क्वायर बचेगा हम लोग का, ठीक। और a स्क्वायर है मतलब a 2 बार है, तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो a√3 हम लोग का, ये हम लोग का आंसर निकल कर आ जाएगा इस प्रश्न का। तो ये रहा हम लोग का प्रश्न और इसका उत्तर रहा a√3, a√3 ये सी वाला। चलो क्लियर, प्रश्न संख्या 9 भी क्लियर मेरे दोस्त। चलो आगे चले हम लोग। भाई ये बार बार ये कैमरा धुंधला क्यों हो जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, रुक जाओ, कुछ तो दिक्कत है। चलो मेरे भाई सेव तो कर लिया हूँ, फिर देखता हूँ ये क्या होता है। ये शायद फोकस लॉक नहीं हो पा रहा है, चलो क्या दिक्कत। प्रश्न संख्या 9 भी क्लियर। प्रश्न संख्या हम लोग 10 देख लेते हैं भाई। प्रश्न संख्या 10 क्या है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, इस सारणी का हमें माध्य निकालना है। और यह प्रश्न देखो 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव में पूछा है और ये 2 मार्क में भी पूछा जाता है, 100% पूछा ही जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलो इस सारणी का हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं। अब इस सारणी का माध्य ज्ञात करने के लिए हमें वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो हमें यहाँ पे एक सारणी बनानी पड़ेगी। हमें वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल की मैं सारणी बना लेता हूँ ऐसे, और उसके बाद हम लोग का बारंबारता दी है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बारंबारता। और देखो हम लोग का ऐसे सारणी दिया हो तो हमें माध्य यानी यहाँ समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य के एक मतलब सीधे सीधे फार्मूला होता है, समांतर माध्य x बार इक्वल टू वो क्या होता है, समेसन fi इंटू एक्स आई अपान में समेसन fi। अब ये fi xi क्या होता है इसको समझाता हूँ मैं आपको। देखो ये बारंबारता होता है ना, इसी को हम लोग fi बोलते हैं, ठीक है। चलो तो वर्ग अंतराल 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 दिया, इसको लिख लेता हूँ। 1 से 3, 3 से 5, 5 से हम लोग का 7 दिया है, 7 से 9 दिया है, 9 से हम लोग का 11 दिया है, ठीक। ये जो वर्ग अंतराल दिया उसको मैं लिख लिया, और इसकी बारंबारता है जैसे 1 से 3 तक की 3 तो 3, 3 से 5 तक की 2, इसको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ये 2 मार्क में भी आता है, ठीक है। और ये 5 से 7 तक ये 4 हो गया, इस सीधे सीधे में मैं लिख लूँगा, ठीक। और 7 से 9 तक की ये 2, और उसके बाद 9 से 11 तक की 3, ठीक है। इतना हो गया, इतनी तो चीज़ हमें दी है। अब इसके बाद ये एक्स आई भी हमें निकालना है। तो एक्स आई क्या होता है, एक्स आई मध्यमान होता है, इसको हम लोग मध्यमान या वर्ग चिन्ह भी बोल देते हैं। तो मध्यमान हम लोग का ये क्वेश्चन में मैं एक्स आई कर लेता हूँ, ठीक। एक्स से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन सामान्यतः एक्स आई से डिनोट करो, अच्छा रहेगा। ये कैसे निकाल जाता है, जैसे ये वर्ग अंतराल दोनों को जोड़ते हैं उसका आधा कर देते हैं, तो 3 1 4, इसका आधा हम लोग का 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। 5 3 8, 8 का आधा 4, ठीक। 7 5 12, 12 का आधा 6, ये 7 और 9 16, 16 का आधा 8, और 9 और 11 20, 20 का आधा 10। तो ये हम लोग का हो गया 2 4 6 8 10 हम लोग का मध्यमान, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमें समेसन एफ आई मतलब जो एफ आई है उसका पूरा का पूरा योग ज्ञात करना है। तो जो एफ आई सबका योग, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे समेसन एफ आई, जिसका मान कितना आएगा, तो देखो हम लोग का 3 3 6, ठीक है, 6 हो गया, 6 4 10 और 2 2 4 14 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का 14 हो गया, ये तो हो गया। लेकिन हम लोग का यहाँ समेसन एफ आई और एक्स आई भी ज्ञात करना है। एफ आई और एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, इसका मतलब एफ आई और एक्स आई का गुणनफल मीन्स इनका गुणनफल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। और ये गुणा करेंगे, तो 3 दूना का 6, 4 दूना का 8, 6 चौका 24, क्लियर। 8 दूना का 16 और 10 तिहाई 30, ये हो गया एफ आई एक्स आई। अब इसका समेसन मीन्स योगफल होता है, ठीक है। तो यहाँ समेसन एफ आई इंटू एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा, तो इनका योगफल। अब इनका योगफल करते हैं, 24 6 30, ठीक है, 30 30 60 हो गया, ठीक है, 60 हो गया। और ये 24 हम लोग का भाई 16 4 20 4 24, यानी हम लोग का 60
और ये 84 हो गया, ठीक है। 60 और 24 84, क्लियर। तो हमें सारी चीज़ें मालूम चल गई। तो यहाँ पे हम लोग अब नीचे लिख देंगे कि समांतर माध्य कोष्ठ में मैं लिख दूंगा x बार बार फार्मूला लिख देंगे कि समेसन एफ आई इंटू एक्स आई और बटे में समेसन एफ आई बराबर समेसन एफ आई एक्स आई का मान हम लोग का 84 है तो 84 और बटे समेसन एफ आई का मान 14 है तो 14 और 14 से ये कटा दो हम लोग का। तो ये हम लोग का कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। देखो पहाड़ा भी भूल रहा हूँ, ठीक है। 4 84, तो ये हम लोग का आंसर हो गया, बस काम खत्म। अब देखो ये तो एमसीक्यू में आया, इतना बड़ा मैं आपको मतलब थोड़ा बताया अच्छे से। ये एमसीक्यू में आया 1 मार्क का, ठीक, ये 6 आंसर हो गया। लेकिन ये 2 मार्क में भी आता है। अभी मैं इधर शायद इस पेपर सेट में है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन देखना किसी ना किसी पेपर सेट में ये जरूर आपका फंसा होगा, ठीक। चलो तो चलते हैं, ये हम लोग का हो गया। आगे हम लोग ये देखो ऐसा क्वेश्चन, ये आप लोग देख लो, साइन 27 अंश कॉस 63 अंश का हमें मान ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न हमेशा इसका मान 1 के बराबर ही होता है। क्यों? क्योंकि ये देखो साइन 27 अंश और 63 अंश, इन दोनों को जोड़ो 90 अंश के बराबर हमेशा आएगा। और इस साइन को 90 माइनस थीटा के फार्मूले पे तोड़ेंगे तो ये कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा और ये कॉस का मतलब कट जाएगा। जैसे साइन को मैं साइन 90 अंश माइनस 63 अंश लिख सकता हूँ ऊपर वाले को, और बटे में इसको कॉस 63 अंश इसी तरह रहने देता हूँ। भाई साइन 27 अंश है तो इसको साइन 90 माइनस 63 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में 63 जाएगा तो 27 ही बचेगा। तो बात इसको लिखूँ या इसको एक ही हुआ। और साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा ये है तो 63 हाँ ठीक है, कॉस 63 अंश हो गया, ठीक। और बटे में कॉस 63 अंश हो ही गया तो कटिए तो एक आ गया। तो ऐसे अब ऐसे सवालों को आपको करने की जरूरत नहीं है। देखना कि भाई ये दोनों का योगफल 90 हो रहा है तो उसका मान डायरेक्ट आप एक टिक कर देना, काम खत्म, ठीक। चलो लेकिन देख लेना, हल ही कर लेना, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 12 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या है कि हमें कॉस ए का मान हमें √3/2 दिया है, तो साइन 2a का मान हमें ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको भी कर लेते हैं अच्छे से हम लोग, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो यहाँ पे ध्यान देना, कॉस ए बराबर √3/2, √3/2 आपको देखते ही याद हो जाना चाहिए कि ये कॉस में किसका मान है। तो कॉस में ये 30 अंश का मान है, तो कॉस ए बराबर इसके जगह पे मैं कॉस 30 अंश लिख सकता हूँ। कॉस ए बराबर हम लोग का √3/2 दिया है, और √3/2 हम लोग का किसका मान होता है, कॉस 30 अंश का। तो कॉस 30 अंश इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कॉस कॉस हम लोग का कट गया तो ए बराबर हम लोग का 30 अंश आ गया, क्लियर। तो यहाँ पे साइन 2a का मान ज्ञात करना है, तो साइन 2a बराबर, तो साइन 2a मतलब 2 गुणे ए का मान 30 अंश, तो साइन हम लोग का ये क्या हो गया 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2। तो ये हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, काम खत्म, ठीक। चलो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। ये भी काफ़ी मस्त सवाल है, ठीक है। देखो हमें क्या करना है कि 1 + tan स्क्वायर है बटे में 1 + cot स्क्वायर है का मान ज्ञात करना है। इसके लिए रुको एक पेज लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, अब देखो ये सीधे सीधे ये फार्मूला होता है, आपने सर्वसमीका वाला फार्मूला पढ़ा होगा। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर हम लोग का होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और बटे में 1 + cot स्क्वायर बराबर 1 + cot स्क्वायर ए बराबर हम लोग का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक। अब देखो आगे चलते हैं, हम लोग का मान देखेंगे, सेक में दे रहा है, कॉट में, टैन में, और -1, ठीक है। चलो सेक आ गया और कोसेक हो गया, ठीक है। चलो इसको अब इसका उल्टा कर लेते हैं। जैसे सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसका उल्टा 1/cos स्क्वायर ए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और कोसेक स्क्वायर, कोसेक का उल्टा साइन होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 1 बटे हम लोग का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। अब देखो बराबर ये 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए हो गया, और गुणे ये ऊपर जाएगा तो पलट कर गुणा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए बटे में 1 हो जाएगा। तो ये 1 से यहाँ गुणा होगा तो वही होगा साइन स्क्वायर ए, और बटे में ये कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब देखो हम लोग का ये क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टैन थीटा होता है, तो स्क्वायर है तो बराबर टैन का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर हम लोग का टैन स्क्वायर ए। ये तो फार्मूला होता है ना कि साइन ए बटा कॉस ए बराबर टैन है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा, सिंपल। तो हम लोग का टैन स्क्वायर ए आंसर आ गया, ये देखो, ठीक। अब देखो यहाँ कॉस साइन में आप कहोगे आपने ये तोड़ा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कि टैन में कॉट में ही आंसर आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे तोड़ा, ठीक है। ये
आप अगर त्रिकोणमिति का बहुत सवाल लगाए होंगे तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा, आप खुद ही आपके मन में आएगा कि इसको साइन कॉस में मैं तोड़ूं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। हम लोग का साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a का मान क्या होगा। तो भाई देखो, साइन 2a मतलब यहाँ पे a का मान क्या रखेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाए। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश सभी रख रख कर आप चेक कर सकते हो। बाकी डायरेक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 0 अंश, क्यों? क्योंकि 0 अंश रखेंगे तो 2 में a यानी 0 अंश से गुणा होगा तो साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 साइन है यानी एक जगह पे 0 अंश रखेंगे तो साइन 0 अंश का मान 0, और 0 से 2 में गुणा होगा तो 0, तो 0 बराबर 0 यानी हम लोग का 0 अंश सही होगा। बाकी ये भी रखकर आप चेक कर सकते हो, इस पे नहीं वैलिड होगा, इस पे ही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। काफी मजेदार सवाल है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग का एक वृत्त है, ये हम लोग का एक वृत्त है। ठीक है, ये हम लोग की त्रिज्या हो गई और ये वृत्त की परिधि होती है। और वृत्त की यहाँ पे 22 सेंटीमीटर परिधि, हमें परिधि दे दिया है। ठीक है, तो हमें परिधि दे दिया और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r बराबर, ये हमें दे दिया है कि 22 सेंटीमीटर है, तो 22 मैं रख लेता हूँ। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दिया है 22 सेंटीमीटर परिधि, इसके माध्यम से हम लोग r का मान ज्ञात करेंगे। तभी उसका हम लोग क्षेत्रफल में यूज करेंगे, क्योंकि चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश यानी इसके चौथे भाग का, यानी हम लोग 4 से भाग देंगे जो पूरा क्षेत्रफल आएगा उसमें। ठीक, तो अब देखो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर, अब देखो यहाँ से हम लोग का ये तो हम लोग का 22 इधर वही रहा, और बट्टे में हम लोग का ये 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई हो जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और गुणे ये 22, पाई का मान मैं लिख देता हूँ 22/7। समझ में आया कि नहीं आया आपको? देखो यहाँ पे ये 2 पाई उधर जाएगा तो बट्टे में होगा 22 के, और 22 के बट्टे में तो ये 2 का 2, और पाई का मान यहाँ 22/7 मैंने लिख लिया। तो r बराबर क्या हो गया, ये 22 ऊपर वाला उसी तरह, और बट्टे ये 2 है तो उसी तरह, और ये देखो 22/7 है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, गुणे 22 तो उसी तरह रहेगा, और 7 हम लोग का ऊपर चला जाएगा, तो ये हम लोग का 22 से 22 कट जाएगा, यानी r का मान हम लोग का 7/2 निकल कर एक तरह से आ जाएगा। क्लियर? अब चलो यहाँ से r का मान हम लोग का 7/2 निकल कर आ गया। अब कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हम लोग का पाई r स्क्वायर, लेकिन इसके चतुर्थांश यानी चौथे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे बस। अब इस पे ये त्रिज्या रखकर हल कर देंगे। तो चलो पाई का मान हम लोग का क्या हो गया 22/7, और गुणे r स्क्वायर, तो r स्क्वायर यानी हम लोग का ये 7/2 गुणे 7/2 2 बार, और बट्टे में होल बट्टे में हम लोग का क्या है, होल बट्टे में हम लोग का ये 4 है। ठीक, चलो अब देखो इस 4 का कोई बट्टा नहीं है नीचे हर, ठीक है, तो इसको हम लोग मतलब एक ले सकते हैं, यहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग का 22/7 गुणे ये 7/2 है, तो 7/2 गुणे ये 7/2, और ये देखो ऊपर जाकर पलट कर गुणा हो जाएगा, नहीं 1/4 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको हम लोग हल कर देते हैं। ये देखो 7 से 7 मतलब कट गया। क्लियर? उसके अलावा ये देखो 2 से यहाँ काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 7 77, और ये हम लोग का 4 दूना का 8, यानी 8/77, 77/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 77/8 चलो आ रहा है। और ये भाई सब चीज़ें क्या थी, यहाँ पे सेंटीमीटर में था, तो यहाँ ये क्षेत्रफल आया है तो वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर होता है, तो 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, ये सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलो क्लियर मेरे दोस्त? चलो आगे चले अब लोग, हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। कैप्सूल संयोजन होता है। कैप्सूल संयोजन क्या होता है, 2 शंकुओं का, 1 बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, 1 बेलन एवं 1 अर्धगोले का, या 1 बेलन एवं 2 अर्धगोलों का। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन 1 बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, क्योंकि कैप्सूल कुछ इसी टाइप का ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के क्या हो जाएंगे, 1 बेलन और इधर 2 हम लोग के अर्धगोले। ठीक, चलो प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17 है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक 32 तथा 35 हो तो उनका माध्यक होगा। ठीक है, देखो माध्यक मीन्स यहाँ माध्यिका से मतलब है। ठीक, और इसका एक डायरेक्ट टू डायरेक्ट सीधे सीधे फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुलक बराबर, देखो हम लोग का फार्मूला होता है बहुलक बराबर, ठीक है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, 60 में मैं लिख देता हूँ। ठीक, अब देखो हमें
माध्यक पूछ रहे हैं, ठीक है। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य हमें पहले माध्य ले रहे हैं, मतलब माध्य 32 है, और उसके बाद बहुलक ले रहा है, मतलब बहुलक 35 है। तो बहुलक की जगह पे 35 है तो 35 रख लेंगे, और बराबर 3 गुणे माध्यिका यानी वही माध्यक में पूछा जा रहा है, इसकी जगह पे मैं m लिख देता हूँ, माइनस 2 गुणे हमें माध्य दिया है, इन्हें समांतर माध्य 32 दिया है, तो गुणे ये 32 हो गया, सिंपल। अब देखो 35 बराबर ये इसमें गुणा हुआ तो 3m, जहाँ m माध्यिका है, ठीक, माइनस ये देखो 2 दूना 4 2 3 6 64। अब देखो ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 35 प्लस इधर आकर ये 64 प्लस हो जाएगा, ठीक, बराबर 3m। तो ये 64 और 35, 5 4 9 6 3 9 99, 3m बराबर 99 हो जाएगा, पूरा मैंने पक्ष बदल दिया, m बराबर 99/3 यानी हम लोग का 33, और m मैंने क्या माना था यहाँ पे मीडियन यानी वही माध्यिका, तो m का मान यानी माध्यिका का मान 33 आ गया। तो ऐसा सवाल भी आएगा, एकदम निश्चित आएगा, कोई भी 2 दे देगा और एक आपका गायब कर देगा और उसका मान पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा सवाल ये फार्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये फार्मूला याद रहेगा तो, ठीक। चलो आगे चलें। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। हमें बहुलक वर्ग बताना है कि बहुलक वर्ग क्या होगा। तो देखो भाई, बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होगा, ठीक। तो यहाँ देख लो कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। जैसे किस वर्ग अंतराल 0 से 5 की, 5 से 10 की, 10 से 15, 15 20, 20 25 किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिक है। तो 8 7 18 19 सबसे यही 19 अधिक लग रहा है। तो वर्ग अंतराल 15 और 20 जो है इस बहुलक वर्ग, इसको बहुलक वर्ग बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी हम लोग की बारंबारता सबसे अधिक होगी क्योंकि यहाँ पे इसकी बारंबारता 19 है, ठीक है। तो निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो सिंपल सा इसका ये रूल है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होता है। 15 20 हम लोग का बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक। चलो आगे चलें। चलो अब देखो भाई अगला प्रश्न, यह प्रश्न क्या है 19 नंबर कि दो पासों को एक साथ उछालने पे दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। देखो दो पासे है, दो पासे तो पहले पासे पे 1 से 6 तक की संख्या, दूसरे पासे पे 1 से 6 तक की संख्या, यानी कुल छठे का 36 परिणाम हो गया। और उसमें से कह रहा है कि इनमें 10 योगफल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो पहले को उछालेंगे तो मान लो पहले पे 5 आया और दूसरे को उछाले तो उस पर भी 5 आया, तो योगफल यहाँ पे 10 हो गया, ठीक। अब क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी कि पहले पे हम लोग का ये पहले पे 5 आया, ये दूसरे पे 5 आया, और फिर हो सकता है कि पहले पे हम लोग का 5 आ जाए और फिर हम लोग का मतलब वो तो बात एक ही हुआ ना, ठीक है। हाँ एक ही हुआ, ठीक। एक पे मान लो इस पे हम लोग का 6 आ गया और फिर इस पे हम लोग का 4 आ गया, तो भी तो हम लोग का 6 4 10 हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी क्या हो सकती है, ठीक है। तीसरी हम लोग की क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, ध्यान देना। देखो तीसरी यही हो सकती है कि पहले पे 4 आ जाए और दूसरे पे 6 आ जाए, क्योंकि ये अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है। तो यह इसका भी योगफल हम लोग का 10 आ जाएगा। अब देखो इसके अलावा कोई भी दोनों पासों को फेंकेंगे तो ऐसा नहीं है कि जिनका योगफल 10 आ जाए। जैसे पहले पासे को फेंकेंगे तो इस पे 1 आ गया और इस पे कहोगे कि 9 आ जाएगा, तो 9 नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम संख्या 6 ही होती है पासे पे, तो 6 एक साथ ही योगफल होगा, ठीक। तो दो पासों को, ये पहला पासा है ये दूसरा पासा है, दोनों को उछाल रहे हैं तो कुछ इस प्रकार 10 आएगा, तो 3 इसकी पॉसिबिलिटी होगी। तो 36 में से 3 तो कटाएंगे तो हम लोग का ये 12 3 36 यानी 1/12 कुल हम लोग की प्रायिकता होगी। ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन, ठीक। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 19 हो गया, इधर मैं आ जाता हूँ। प्रश्न संख्या 19 के बाद प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं भाई। प्रश्न संख्या 20 क्या है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, भाई एक बार फेंका जा रहा है एक पासे को, तो एक कुल परिणाम तो मतलब 1 से 6 तक ही है, ठीक है। और उसके अलावा उसको मतलब फेंका जा रहा है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या 2 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है और खुद 6 यानी 3 हम लोग की पॉसिबिलिटी है। तो बट ऊपर 3 हो जाएगा, कट कर 1/2 यानी आधे आधे की पॉसिबिलिटी है। चलो तो ये हम लोग के हो गए 20 MCQ इस पेपर सेट के। अब आगे के जो खंड ब के प्रश्न हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी हमारी जो ये ऐप है UPMSP स्टडी, इसको आप ज़रूर डाउनलोड करना और यहाँ पेड कोर्सेस में जाकर आप लोग ज़रूर ये अंतिम बैच ज्वाइन करना। वहाँ पे इसका मैं PDF सॉल्यूशन के साथ डाल दिया हूँ या डाल दूंगा अगर नहीं डाला हूँ तो, ठीक। चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।